हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। देव स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूं उस टॉपिक का नाम है टैक्सेशन। राइट, टैक्स होता क्या है, टैक्स का मीनिंग होता क्या है। राइट, टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, जीएसटी कब आया था, जीएसटी का मीनिंग क्या है, जीएसटी के आने के बाद टैक्स की कैलकुलेशन कैसे हुई और जीएसटी के आने से पहले टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती थी। जीएसटी के आने से पहले एक पर्सन कितने कितने टाइप के टैक्स पे करता था और जीएसटी के आने के बाद हमारे टैक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं टैक्स की इस वीडियो को कि टैक्स होता क्या है। देखो, सीधी सी बात है, जब एक पर्सन अपनी इनकम का जो भी पार्ट इंडियन गवर्नमेंट को जाके पे कर दे उस अमाउंट को हम टैक्स बोल देते हैं। एक पर्सन पैसा कमाता है, वो चाहे पर्सन सैलरीड पर्सन हो या उस पर्सन का अपना बिजनेस हो। राइट, एक पर्सन ने अपने बिजनेस से जो पैसा कमाया उस पैसे का वो जो पार्ट इंडियन गवर्नमेंट को पे कर दे वो टैक्स है। एक पर्सन सैलरीड पर्सन है, उस पर्सन ने अपनी कंपनी से सैलरी रिसीव की, उस सैलरी के अमाउंट पे जो वो जितना भी वो पार्ट इंडियन गवर्नमेंट को पे करता है वो टैक्स है। राइट, अब एक पर्सन ना तो सैलरीड पर्सन है और ना ही उस पर्सन का क्या है, बिजनेस है। राइट, लेकिन उस पर्सन के द्वारा मार्केट में जाके जो भी प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, राइट, उन सभी प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर भी जो वो इंडियन गवर्नमेंट को पैसा पे करके आता है वो भी टैक्स कहलाता है। मार्केट में एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू 20,000 है, लेकिन सेलर ने उससे 22,000 रुपीज चार्ज किए। राइट, उसने 20,000 तो उससे चार्ज किए प्लस 20,000 के ऊपर उसने उससे 2,000 अपने बायर से 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किए। तो एक पर्सन की पॉकेट से जो पैसा पे किया गया 20,000 प्लस 2,000 यानी टोटल 22,000 तक का अमाउंट पे किया गया। तो 20,000 के ऊपर जो भी 2,000 तक का अमाउंट था वो 2,000 तक का अमाउंट भी इंडियन गवर्नमेंट को पे किया, तो वो भी टैक्स है। राइट, तो टैक्स का मतलब सीधा सा एक ही है, एक पर्सन अपनी जेब का जो पैसा इंडियन गवर्नमेंट को पे कर दे वो टैक्स है। राइट, ठीक, ये तो मीनिंग था टैक्स का। राइट, तो टैक्स के बारे में मैंने आपके सामने कुछ बातें मेंशन की हुई हैं कि टैक्स मींस एनी सम ऑफ मनी व्हिच इज चार्ज और लेविड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पर्सन ऑन हिज इनकम एंड वेल्थ एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स का मतलब क्या है, एक ऐसी मनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज की जाती है एक पर्सन से, जो पर्सन की क्या नाम है, किस पे, इनकम के ऊपर, जो पर्सन पैसा कमाता है, या एक पर्सन की प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू के ऊपर। सीधी सी बात है, एक पर्सन मार्केट में गया, एक पर्सन ने मार्केट में जाके कोई भी सर्विसेज रिसीव की, सर्विस रिसीव करने के बाद जो भी उसकी वैल्यू बनती थी उस वैल्यू के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर ने उससे एक अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज किया। वो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया था वो सर्विस टैक्स था। तो वो भी जो सर्विस टैक्स था वो भी क्या था कि आप सर्विस प्रोवाइडर ये कहता है कि मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड की है और मैंने आपको जो भी सर्विस प्रोवाइड की है उसकी वैल्यू बनती है 4,000 रुपए और मैं आपसे 400 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं। तो 4,400 रुपए सर्विस प्रोवाइडर ने एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया। तो वो जो भी 400 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया था वो क्यों किया था, इंडियन गवर्नमेंट को पे करने के लिए। तो वो क्या है, टैक्स। राइट, अब जो भारतीय सरकार होती है, भारतीय सरकार एक पर्सन के ऊपर टैक्स चार्ज करती क्यों है? राइट, टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के हर नागरिक को बेसिक सुविधाएं देने के लिए। अब वो बेसिक सुविधाएं क्या है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, राइट, नेचुरल डिजास्टर्स रिलीफ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। ये सारी की सारी जिम्मेदारियां हमारी भारतीय सरकार की होती हैं। तो भारतीय सरकार की अगर ये जिम्मेदारी है तो ये जिम्मेदारी होंगी तो पैसे से ही पूरी। तो भारतीय सरकार इसी पैसे की कलेक्शन कहां से करती है, हम लोगों से। राइट, अब हम लोगों से भी कलेक्शन कैसे करेगी, सीधी सी बात है, जब हम पैसा कमाएंगे। जब कोई भी पर्सन एक पैसा कमाएगा तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भारतीय सरकार को भी देगा, उसी अमाउंट को भारतीय सरकार कलेक्ट कर करके उन्हीं लोगों के ऊपर खर्च करती है। तो वो सरकार इसलिए टैक्स का अमाउंट, राइट, अपने लोगों से चार्ज करती है। तो टैक्स का मीनिंग क्या है, क्लियर हो गया होगा। ठीक, टैक्स दो टाइप के होते हैं, टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स एक पर्सन की इनकम के ऊपर या एक पर्सन की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज किया जाता है। राइट, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स एक पर्सन की इनकम या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज नहीं किया जाता है।
सीधी सी बात है, डायरेक्ट टैक्स के तो केस में आप बोलना कि वो टैक्स है जो टैक्स एक पर्सन की इनकम पे या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज किया जाता है। इनकम का मतलब भी क्या है, या तो एक पर्सन सैलरीड पर्सन है या उस पर्सन का अपना बिजनेस है। अगर एक पर्सन सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी जो भी मिलती है, उस सैलरी के अमाउंट पे जो वो पर्सन इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगा वो डायरेक्ट टैक्स है, राइट, क्योंकि उसकी सैलरी उसके लिए इनकम मानी जाएगी, राइट। अगर एक पर्सन का अपना बिजनेस है, उसने अपने बिजनेस से जो भी प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट के ऊपर जो वो पर्सन अपनी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है वो भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि इसे डायरेक्ट इसलिए बोला जा रहा है कि जिन लोगों की कमाई हो रही है वो लोग खुद डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए लायबल है। मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है विच इज इंसिडेंस एंड इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब जिसकी लायबिलिटी, राइट, पड़ती है फॉल ऑन द सेम पर्सन, राइट, यानी कि जिस पर्सन, जो पर्सन पैसा कमाता है वो टैक्स का अमाउंट उसकी कमाई से ही डिडक्ट होगा और वो ही पर्सन इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लायबल होगा, इसलिए उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसीलिए डायरेक्ट टैक्स के केस में एक बात बोली जाती है कि डायरेक्ट टैक्स के केस में कभी भी टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो टैक्स चार्ज किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू के ऊपर या उस प्रोडक्ट की सेल और परचेज के ऊपर। कोई भी पर्सन है, एक पर्सन ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद बेचने से पहले वो पर्सन इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू के ऊपर, जिसे एक्साइज ड्यूटी का नाम दिया जाता है। एक पर्सन 1 लाख तक का आइटम बनाता है, 1 लाख तक का आइटम बनाने के बाद उसे मार्केट में बेचना है, उसने 1 लाख तक के अमाउंट की सेल वैल्यू डिसाइड करी 1 लाख रुपए, लेकिन वो मार्केट में अगर 1 लाख रुपए का आइटम लेके आएगा तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू के ऊपर वो इंडियन गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी पे करेगा। ठीक, वो इंडियन गवर्नमेंट को उसकी वैल्यू के ऊपर जो टैक्स पे करेगा वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो इसलिए एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का पार्ट था, राइट, ऐसे ही एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,12,000, राइट। तो यानी कि यहां पे एक पर्सन को कोई भी कमाई नहीं हुई, राइट। एक पर्सन ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी वैल्यू डिसाइड करी 1 लाख रुपीस की, उस 1 लाख रुपीस की वैल्यू पे उसने 12,000 का इंडियन गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे कर दिया, तब जाके वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेच सकता है जब वो उस प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी पे कर देगा। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जो टैक्स का जो भी बर्डन होता है वो बर्डन शिफ्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बायर है, एक बायर अपने सेलर से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो सेलर उस प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर टैक्स चार्ज करता है। तो एक सेलर के थ्रू उस प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर जो भी अमाउंट चार्ज किया गया था, बायर ने वो अमाउंट उसकी परचेज वैल्यू पे ऐड करके उसे पे कर दिया, सेलर ने उसकी परचेज वैल्यू के पे वो ऐड करके उससे कलेक्ट कर लिया। तो बायर का तो काम पूरा हुआ। बायर ने उसकी परचेज वैल्यू के ऊपर वो टैक्स का अमाउंट पे कर दिया। अब वो टैक्स को पे करने के लिए लायबल कौन होगा इंडियन गवर्नमेंट को, वो सेलर। तो यानी कि बायर की जेब से पैसा निकला लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को वो टैक्स किसने पे करा, सेलर ने। इसलिए यहां बोला गया है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्टली कंज्यूमर के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं हुआ, उसमें एक मीडिएटर पर्सन आ गया जिसका नाम क्या है, सेलर, राइट। डायरेक्ट टैक्स के केस में कोई भी मीडिएटर पर्सन नहीं होता, जो पर्सन पैसा कमा रहा है डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में एक मीडिएटर पर्सन आ रहा है जिसका नाम है सेलर। बायर सेलर को अपनी जेब से वो टैक्स पे कर रहा है, सेलर बायर से वो टैक्स कलेक्ट करके देन उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, राइट। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स के केसेस में साफ साफ बोला जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा से क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बर्डन, टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स के केस में टैक्स का बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं होता, राइट। डायरेक्ट टैक्स के बारे में एक और नाम है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब जिनकी ज्यादा कमाई वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे, जिनकी कम कमाई वो कम टैक्स पे करेंगे, जिनकी बहुत कम कमाई वो टैक्स ही नहीं पे करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या है कि जो पर्सन जितना भी पैसा कमाए, डजंट मैटर, आप मार्केट में गए, आपने मार्केट में जो भी चीज खरीदी,
आप मार्केट में गए, आपने मार्केट में जितनी भी छोटी से लेकर छोटी वैल्यू का भी आइटम खरीदा, आपको उस पर टैक्स पे करना है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बोला जाता है कि ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, एक रिग्रेसिव इन नेचर है, कांस्टेंट है। चाहे कोई भी इंसान हो, हर टाइप के इंसानों को, हर टाइप के लोगों को ये टैक्स पे करना होगा, जिसे नाम दिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है कब? एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब कोई भी गुड्स मार्केट में सप्लाई किया जाएगा या मार्केट के अंदर रिमूव किया जाएगा। मैन्युफैक्चर, जब कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसकी प्रोडक्शन वैल्यू के ऊपर, किसी भी गुड्स की परचेज वैल्यू के ऊपर, सेल वैल्यू के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। अगर हम कोई भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं या फिर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगेन हमें किस टाइप का टैक्स पे करना होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। अब इनडायरेक्ट टैक्स में एक टाइप का टैक्स आता है जिसका नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भी आता है, कस्टम ड्यूटी भी आता है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों होते हैं, राइट। लेकिन फिलहाल मैं आपके सामने क्या डिस्कशन कराने जा रहा हूं? जीएसटी के बारे में, कि जीएसटी क्या होता है। देखिए, जीएसटी ये 3 वर्ड्स हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक ऐसा टैक्स जो टैक्स हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने चार्ज करा गुड्स के ऊपर या सर्विस के ऊपर। गुड्स का मतलब होता है माल, राइट। जो माल एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, जो माल एक मैन्युफैक्चरर बनाकर बेचता है, या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे टेलीकॉम कंपनी, राइट। टेलीकॉम कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है उनकी वैल्यू के ऊपर वो जो भी टैक्स चार्ज करती है वो जीएसटी कहलाता है। एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, उन सभी प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर जो टैक्स चार्ज करता है वो जीएसटी कहलाता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? एक ऐसा टैक्स होता है जो टैक्स चार्ज किया जाता है एक गुड्स की वैल्यू के ऊपर या सर्विसेज की वैल्यू के ऊपर, राइट। जीएसटी लॉन्च कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ये जीएसटी जो आया था, जीएसटी लॉन्च हुआ क्यों था? जीएसटी लॉन्च हुआ क्यों था? सीधी सी बात है, कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टैक्स अपॉन अ टैक्स। जीएसटी के आने से पहले हमारे देश के अंदर अलग अलग टाइप के टैक्स चलते थे, राइट। अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग रेट से टैक्स चार्ज किया जाता था। जीएसटी के आने से पहले टैक्स चलता था वैल्यू एडिड टैक्स, राइट, सेंट्रल सेल्स टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स एप्लीकेबल था स्टेट गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल सेल टैक्स चार्ज करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता था। वैल्यू एडिड टैक्स की बात वहां आती थी जब कोई भी ट्रांजैक्शन विद इन वन स्टेट की जाती थी, जिसे हम लोग नाम देते हैं इंट्रा स्टेट सेल का। जब कोई भी ट्रांजैक्शन विद इन वन स्टेट की जाती थी, यूपी का ही बायर है, यूपी का ही सेलर है, इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, तो उस केस में यूपी का सेलर यूपी के बायर से जो टैक्स चार्ज करेगा वो क्या होता था? वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन जब कोई भी ट्रांजैक्शन 2 स्टेट्स के बीच में होती थी, जिसे नाम दिया जाता था इंटर स्टेट सेल का, तो वहां जीएसटी के आने से पहले जो टैक्स चार्ज होता था उसका नाम था सेंट्रल सेल्स टैक्स, राइट। पहले वैट था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, राइट। ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप के टैक्सेस थे। एक्साइज ड्यूटीज थी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी थी, राइट, एंटरटेनमेंट टैक्स था। तो कहने का मतलब क्या था कि जीएसटी के आने से पहले डिफरेंट टाइप के टैक्सेस थे। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट से टैक्स चार्ज किया जाता था, राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यह देखा था कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर हमें बार बार टैक्स पे करना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट ने यह देखा था कि कोई भी एक कस्टमर है, कस्टमर अगर जो चीज खरीद रहा है उस चीज की वैल्यू के ऊपर प्लस उस चीज के ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं उन टैक्स की वैल्यू के ऊपर भी एक कस्टमर को टैक्स पे करना पड़ता था। ये जो मैंने अभी बात बोली है, इस बात को मैं आपके सामने एक छोटे से एग्जांपल की फॉर्म में समझाता हूं। जैसे कि जीएसटी के आने से पहले इन प्री जीएसटी रिजाइम का मीनिंग होता है व्यवस्था। जीएसटी के आने से पहले मैंने एक आपको छोटे से एग्जांपल की फॉर्म में समझाया है कि जैसे कि जीएसटी के आने से पहले ये कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है ए और बी के बीच में, ए कौन है? मैन्युफैक्चरर, और बी कौन है? ट्रेडर, यानी कि बायर। ए के लिए बी कौन है? ट्रेडर तो है ही, साथ में बायर भी है।
ए ने 1 लाख तक का सामान बेचा बी को फ्रॉम गुजरात टू यूपी। ए एक पर्सन गुजरात का है, ए ने बी को सामान बेचा 1 लाख रुपए का, जो कि बी यूपी के हैं, और ए ने ही इज लायबल टू कलेक्ट एक्साइज ड्यूटी एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 12%। ए अगर 1 लाख तक का सामान बेचता है तो ए 1 लाख तक का सामान तभी बेचेगा कि जब वो 1 लाख रुपए के सामान पे 12% के रेट से तो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगा बी से, प्लस बेचने में जो टैक्स चार्ज करेगा वो क्या चार्ज करेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स। मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि सेंट्रल सेल्स टैक्स होता क्या है। जब कोई ट्रांजैक्शन दो स्टेट्स के बीच में होती है तो उस केस में सेंट्रल सेल्स टैक्स पहले चार्ज किया जाता था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ए से बोला था कि आप अगर 1 लाख तक का माल बनाते हो तो माल बनाने के बाद आपको उसकी माल की वैल्यू के ऊपर हमें एक्साइज ड्यूटी पे करनी होगी, तब जाके ही आप क्या नाम है, मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो आप खुद सोचो, 1 लाख रुपए के ऊपर 12% का, राइट, भारतीय सरकार कहती है कि आपको हमें टैक्स पे करना है। तो 1 लाख का 12% 12,000, तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,12,000। तो ए के लिए उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,12,000। तो ए की सोच क्या होगी कि मैं तुम्हें 1,12,000 रुपए तक का सामान बेच रहा हूं, जिसके ऊपर मैं 12% की आपसे सीएसटी भी चार्ज करूंगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ए बी से 2 टाइप के टैक्स क्या करेगा, रिकवर करेगा, देन उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगा। तो यहां कौन है, बी बायर है। बी 1 लाख के ऊपर 12% की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करेगा और उसके साथ साथ सेंट्रल सेल्स टैक्स भी पे करेगा। तो बी को ये दोनों के दोनों टाइप के टैक्स पे करने होंगे, राइट। यहां तक की बात क्लियर हो गई, क्योंकि ए के लिए इस प्रोडक्ट की वैल्यू 1 लाख प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1,12,000 मानी जाएगी। तो ए ने बी को जो सामान बेचा वो 1,12,000 तक का सामान बेचा था। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स होती है, वो टैक्स होता है जो टैक्स एक मैन्युफैक्चरर से हमारी इंडियन गवर्नमेंट चार्ज करती है किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू के ऊपर। तो जो भी मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर के लिए वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी खर्चा मानी जाती थी कि 1 लाख की तो वैल्यू है ही, 1 लाख की वैल्यू पे मैं 12,000 रुपए तक का टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो मेरे लिए उसकी वैल्यू, यानी मैन्युफैक्चरर के लिए उसकी वैल्यू 1,12,000 रुपए तक की हो गई। तब जाके 1,12,000 का माल ए ने बी को बेचा, जिसके ऊपर उसने सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या किया, कलेक्ट। अब लॉजिकली बात है, ए अगर 1 लाख के ऊपर खुद 12% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे कर रहा है तो वो उस 12% की एक्साइज ड्यूटी को भी बी से रिकवर करेगा और सेंट्रल सेल्स टैक्स का अमाउंट भी बी से रिकवर करेगा। तो बी ने ये दोनों टाइप के टैक्स पे करे ए को, सीधी सी बात। उसके आगे क्या कह रहे हैं, एंड डीलर बी सोल्ड गुड्स टू डीलर सी। अब डीलर बी ने भी क्या काम किया, उस सामान को जो उसने परचेज किया था एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स पे करके उसी सामान को डीलर सी को बेच दिया। कहां, यूपी में। डीलर बी कहां का है, यूपी का। डीलर बी ने यूपी में उस सामान को बेचा आफ्टर एडिंग ₹10,000। उसने अपना प्रॉफिट उसमें जोड़ दिया 10,000 रुपीज तक का। अब उसने 10,000 रुपीज उसकी वैल्यू में और ऐड करके जिस कस्टमर को बेचा है, राइट, डीलर सी को बेचा है, और डीलर सी को जब बेचा उसने वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज कर लिया। वैल्यू एडेड टैक्स कौन सा टैक्स था, जो टैक्स चार्ज किया जाता था किस केस में, जब कोई भी ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट सेल होती थी, जब जो ट्रांजैक्शन विद इन वन स्टेट होती थी। तो डीलर बी के थ्रू डीलर सी को सामान बेचा गया था, जिसके ऊपर वैट चार्ज किया गया 12% का, राइट। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे कैसे हो रही है, ध्यान से आप देखना। ए और बी में जो ट्रांजैक्शन हुई, 1 लाख तक का सामान ए ने बी को बेचा, जिसपे 12% के रेट से एक्साइज ड्यूटी चार्ज करी, राइट। तो वो 12,000 की एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को पे की जाएगी। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,12,000 की। ए के लिए उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,12,000 रुपए की। तो ए बी को जो सामान बेच रहा है वो 1,12,000 तक का सामान बेच रहा है, जिसपे वो सेंट्रल सेल्स टैक्स चार्ज करेगा 2% के रेट से। तो 1,12,000 का 2% 2240, राइट। तो ए ने बी से टोटल अमाउंट कलेक्ट किया 1,14,240, यानी कि 1 लाख रुपए के सामान पे 12,000 प्लस 2,240, ये दोनों के दोनों टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को पे हो गए, ठीक। अब डीलर बी ने क्या काम किया, अब ये जो 1,14,240 की वैल्यू है, ये टोटल इनवॉइस वैल्यू मानी जाएगी। यानी कि इनवॉइस यानी कि सेलर के थ्रू बायर को जो भी डॉक्यूमेंट इश्यू किया जाएगा सामान बेचने के अगेंस्ट में, वो उस पर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो 1,14,240 तक की लिखी जाएगी।
अब डीलर बी के लिए ये टोटली खर्चा है, उसके लिए परचेज वैल्यू हो गई। तो डीलर बी ने डीलर सी को सामान बेचा, तो इसी वैल्यू में उसने 10,000 रुपीज ऐड कर दिए। इसी वैल्यू में उसने 10,000 रुपीज ऐड करने के बाद अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,24,240। तो यानी डीलर बी डीलर सी से इतना अमाउंट चार्ज करेगा। अब अगर इतना अमाउंट वो चार्ज करेगा तो डीलर बी डीलर सी को इतने अमाउंट की चीज बेच रहा है जिसपे कि उसने 12% के रेट से वैल्यू एडेड टैक्स कलेक्ट किया। तो 1,24,240 का 12% 14909, तो टोटल वैल्यू 139,149 आ गई। तो जो डीलर सी है, डीलर सी की जेब से पैसा कितना गया, 139,149, राइट। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर डीलर बी इंडियन गवर्नमेंट को वैल्यू एडेड टैक्स पे कर देगा, कितना, 14909। तो 1 लाख की वैल्यू पे पहले 12,000 का टैक्स गया, फिर 2240 का टैक्स गया, फिर 14909 का टैक्स गया। तो टोटल टैक्स कितना गया, 29,149। आप खुद सोचो, 1,39,149 की एक वैल्यू है, इसमें से मात्र 10,000 रुपीज ही ऐड हुए हैं। 139,149 में से ये 1 लाख हटा दो और ये 10,000 हटा दो, बचा कितना, 29,149। तो टैक्स की वैल्यू 1 लाख रुपए से कितनी इंक्रीज हो रही है, 29,149। तो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो वैल्यू एडेड टैक्स है, ये जो 12% तक का जो वैट चार्ज किया गया है एक कस्टमर से, प्रोडक्ट था कितने का और लास्ट में आके उसकी वैल्यू कितने तक की बनी, तो एक कस्टमर ने कितना टैक्स पे करा, पहले तो 12% का वैट पे करा इस 1 लाख के ऊपर, फिर 12% का ही वैट पे करा इस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर, फिर 12% का ही उसने वैट पे करा सेंट्रल सेल्स टैक्स के ऊपर। भाई सीधी सी बात है, इस 1 लाख में 12,000 जोड़ो, फिर इस 1 लाख में 2240 जोड़ो, तो इस 1 लाख में 12,000 और 2240 जोड़ के इसकी वैल्यू बनी ना 114,240। फिर इसी वैल्यू में 10,000 जोड़े तो उसकी वैल्यू बनी 124,240। फिर इस वैल्यू में 12% के रेट से वैट चार्ज हो रहा है, तो वैट तो 1 लाख पे भी चार्ज हो रहा है इंडिविजुअली, 12,000 पे भी इंडिविजुअली चार्ज हो रहा है, 2,240 पे भी इंडिविजुअल चार्ज हो रहा है और इस 10,000 पे भी चार्ज हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि वैट 12% के रेट से 12,000 भी पे किया गया, 1,440 भी पे किया गया, क्योंकि ये 12,000 वैल्यू क्या है, एक्साइज ड्यूटी, राइट। 1 लाख का 12% कितना था, एक्साइज ड्यूटी, राइट। तो इस एक्साइज ड्यूटी पे भी इस कस्टमर के थ्रू, डीलर सी के थ्रू 1,440 का टैक्स पे किया गया। अब क्या था, सेंट्रल एक्साइज, वो सेंट्रल सेल्स टैक्स कितना था 2240। ये सेंट्रल सेल्स टैक्स का अमाउंट 2240 था। तो उस कस्टमर ने इस सेंट्रल सेल्स टैक्स के अमाउंट पे भी 12% के रेट से वैट पे किया। तो एक तो 1 लाख की वैल्यू पे वो डीलर सी वैट पे कर रहा है, प्लस 12,000 की एक्साइज ड्यूटी पे भी वो वैट पे कर रहा है, प्लस सेंट्रल सेल्स टैक्स पे भी वो वैट पे कर रहा है, प्लस जो उसकी वैल्यू में 10,000 तक का इंक्रीमेंट हुआ था इसकी वैल्यू पे भी वो वैट पे कर रहा है। तो टोटल उसकी जेब से कितना टैक्स पे किया गया, 14909। ये रहा 14909। तो एक कस्टमर के द्वारा यही वैट पे किया गया था 14909। तो आप खुद सोचो, पहले के टाइम में क्या था, इन सभी टैक्सेस से बचने के लिए ही कंसेप्ट आया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। तो टैक्स अपॉन अ टैक्स को ही नाम दिया जाता है कास्केडिंग इफेक्ट का। तो कास्केडिंग इफेक्ट से बचने के लिए ही कॉन्सेप्ट आया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। तो जीएसटी के आने के पीछे एक रीजन तो ये था कास्केडिंग इफेक्ट, और दूसरा रीजन क्या था कि जीएसटी के आने से पहले टैक्स की चोरी बहुत होती थी। उसका भी रीजन क्या था कि टैक्स के जो रेट्स थे, अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग रेट थे। जिस स्टेट के अंदर टैक्स के रेट कम थे उस स्टेट में प्रोडक्ट की कॉस्ट वैल्यू भी कम बैठती थी। अगर एक स्टेट में टैक्स के रेट मात्र 2% है और दूसरी स्टेट में टैक्स के रेट मान लो 12% है, तो जिस स्टेट में टैक्स का रेट 2% है उस स्टेट से हम कोई भी चीज खरीदेंगे हमें मात्र 2% का टैक्स पे करना है, राइट। अगर हम एक स्टेट से 1 लाख रुपए तक का सामान खरीदते हैं, मैं एक डीलर हूं, मैंने किसी स्टेट से 1 लाख रुपए तक का सामान खरीदा और उस पर 2% के रेट से टैक्स पे कर दिया, तो वो मुझे 1,02,000 तक का वो सामान पड़ गया। सीधी सी बात है, मैं अपनी स्टेट के अंदर वो वाला सामान लेके आया बेचने के लिए, अब उसकी कॉस्टिंग मेरे लिए कितनी है, 1,02,000 की। मैंने 1 लाख रुपए की चीज के 2,000 फालतू टैक्स पे करके वो मैं 1,02,000 रुपए की चीज लेके आ गया। अब मैं उस प्रोडक्ट को उस स्टेट में बेचूंगा जिस स्टेट में टैक्स के रेट
टैक्स के रेट ज्यादा है। अब मैंने क्या काम किया, उस 1,02,000 रुपए की चीज को ब्लैक में बेचना चालू किया, यानी कि विदाउट बिल मैंने बेचना चालू किया। तो मैंने अपने कस्टमर से ये बोला, जो लोग ईमानदार लोग थे वो 1,02,000 रुपए का जो वो पेमेंट पे करके आए थे, उस वैल्यू पे उन ट्रेडर्स ने अपना प्रॉफिट ऐड करके उसे बेचना चालू किया। मान लो उस 1,02,000 की चीज में उसकी वैल्यू कितनी थी, 1,00,000 रुपए की, राइट। उस 1,00,000 रुपए की वैल्यू में उन्होंने अपना 8,000 तक का प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,08,000। सीधी सी बात है। अब वो 1,08,000 के ऊपर 12% के रेट से टैक्स कलेक्ट करेंगे। 12% के रेट से टैक्स कलेक्ट करने के बाद फिर जाके इंडियन गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करेंगे। अब हुआ क्या था, पहले के टाइम में कुछ कुछ डीलर टैक्स की भी चोरी करते थे। चोरी करने का मतलब क्या था कि वो जो प्रोडक्ट बेचा करते थे वो उसे बिल पे सेल नहीं किया करते थे, राइट। तो जब वो बिल पे सेल नहीं करेंगे तो वो अपने कस्टमर से 12% का टैक्स रिसीव नहीं करेंगे। तो कस्टमर ये सोचता था कि मैं जो भी चीज खरीद रहा हूं, मुझे बेशक उसका बिल ना भी मिल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वो चीज सस्ती पड़ रही है। तो यानी कि वो डीलर अपने कस्टमर्स को सामान बेचा करते थे विदाउट बिल, कस्टमर को वो ही प्रोडक्ट सस्ता पड़ता था, इसलिए कस्टमर उन सब चीजों को परचेज किया करता था। और जो डीलर सामान विदाउट बिल बेचा करते थे, राइट, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास वो टैक्स नहीं जा पाता था। तो इसीलिए पहले टैक्स की चोरी होती थी। टैक्स की चोरी से बचने के लिए ही सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने जीएसटी टाइप का एक टैक्स लेके आई थी। तो जीएसटी के आने से, ये जो मैंने आपके सामने कैलकुलेशन की है, तो जीएसटी के आने से आप ये देखना ये कैलकुलेशन कैसे होगी और जीएसटी के आने से टैक्स के अमाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जीएसटी के आने से टैक्स के अमाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस कैलकुलेशन को मैं आपके सामने इसी की ही सेकंड वीडियो में लेके आऊंगा, जिस सेकंड वीडियो में आप समझेंगे कि जीएसटी क्यों आया और जीएसटी के आने से टैक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा, राइट। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू जो भी मैंने आपको टॉपिक समझाया है, जो भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है कि टैक्स होता क्या है, टैक्स कितने टाइप्स के हैं, जीएसटी है क्या, और जीएसटी के आने से पहले टैक्स की कैलकुलेशन कैसी थी, ये आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा इसी क्वेश्चंस के थ्रू कि जीएसटी के आने के बाद टैक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा था, एक कस्टमर के ऊपर टैक्स का बर्डन बहुत कम हुआ था, राइट। ये मिलते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिस सेकंड पार्ट में मैंने आपको समझाया है, राइट, जीएसटी की कैलकुलेशन, राइट, इन न्यू रिजॉइन, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द। गुड बाय।